अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे फ़िल्म स्टार नदीम साहब के ऊपर। उनके हवाले से, उनकी हालात ज़िंदगी के हवाले से भी बात करेंगे। वीडियो अगर लंबी हुई तो उनके फ़न के हवाले से हम एक और पार्ट कर लेंगे, क्योंकि उनका हमारे जो इस वक्त सबसे सीनियर फ़नकार जो हैं उनमें शुमार होता है उनका। उस पर जाने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, मैं क्योंकि अंजुमन फ़िल्म का जब दिया मैंने रिव्यू, तो दो चीज़ें मेरे से मिस हो गई हैं। वो मैंने क्योंकि मैं लिखी नहीं हुई थी किसी जगह पे, तो वो लिख लेना चाहिए था मुझे। तो वो दो चीज़ें मेरे से मिस हुई। वो ये था कि थोड़ी सी मैं अक्सर रिव्यू के अंदर कमज़ोरियाँ या थोड़ी सी ख़ामियाँ भी बताता हूँ। तो वो दो जगह एक कंटिन्यूटी के प्रॉब्लम थे। अगर वो हो सका तो हम दिखा भी सकेंगे आपको। एक जगह वो है जब वहीद नवाज साहब के मामू वापस जा रहे होते हैं, जो कि दीबा के वालिद होते हैं, तो वो कहते हैं कि आए नाश्ता कर लेते हैं। तो जिस जगह वो खड़े हुए हैं तो बाकी सब की कंटिन्यूटी का ड्रेस ठीक है। उनके मामू जो है उन्होंने शेरवानी जो है वो किसी और कलर की पहनी। जब वहीमा कहते हैं कि आए नाश्ता कर लेते हैं, लेकिन जिस टाइम वो नाश्ते की टेबल पे पहुंचते हैं तो उनकी शेरवानी का कलर चेंज होता है। एक ये था। दूसरा, जब सबिया खानम और संतोष आपस में झगड़ रहे होते हैं इस बात पे, तो वहीमा साहब वहाँ पे फैसला करते हैं, वो बातें सुन लेते हैं। जब वो बातें सुन रहे होते हैं तो उन्होंने जो सूट पहना हुआ ब्लैक कलर का, उनके जो जैकेट है या कोट है उसमें रुमाल नहीं है। लेकिन उन्हीं की बातें सुन के वहीं पे वो डिसाइड करते हैं कि मैंने अभी अंजुमन के घर जाना है, जहाँ पे फिर बाद में वो गाना भी है दिल धड़ के। वो जब आते हैं चलते हुए तब भी देख सकते हैं और गाने के अंदर भी देख सकते हैं। जब वो चलते हुए आ रहे हैं वो फूल फेंक रहे हैं, वो कहते हैं उनका इस्तकबाल होना चाहिए। तो जब वो फूल फेंक रहे हैं और जब वो गाना है उसमें उनकी पॉकेट के अंदर रुमाल भी नज़र आ रहा है। ये दो चीज़ें थी। दूसरा, जो 101 बातें थी वो हमने कम्युनिटी पेज पे दे दी हैं। जो यूट्यूब को काफ़ी जानते हैं अच्छे तरीके से, उन्हें पता है कि कम्युनिटी पेज कहाँ पे होता है। लेकिन जिनको नहीं पता वो होम पे जाएंगे। होम के ऊपर जहाँ लिखा होता है होम, ऊपर साथ वीडियोज़ और उसके साथ प्लेलिस्ट लिखी होती है। प्लेलिस्ट के और अबाउट के दरमियान में एक खाना है, उसका नाम है कम्युनिटी पेज। वहाँ पे अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको जितनी भी तस्वीरें वहाँ पे अभी तक लगी हैं या ये वाली जो लगी है वो सारी आपको मिल जाएंगी। अब आते हैं फिल्म स्टार नदीम साहब की तरफ। नदीम साहब जो कि जनूबी भारत का एक इलाका है, वहाँ पे उनकी फैमिली थी, वहाँ पे उनकी पैदाइश हुई थी। और उनके जो भाई हैं कदीर बेग जो है इंजीनियर थे, वो उस वक्त सऊदी अरब चले गए थे, जब मतलब बड़े होने के बाद ही यकीनन। लेकिन जब नदीम साहब 4 साल के थे तो उनकी वालदा का इंतकाल हो गया था। और जिस वक्त उनका जनाजा जा रहा था तो किसी ने आके बताया कि आपकी वालदा को लेके जाया जा रहा है। वो लोहे की जाली के साथ खड़े हुए थे जो देख रहे थे। तो ये उनकी यादें थी जो उन्होंने अपने किसी जगह पे तज़किरा भी किया था इस तमाम चीज़ों का। लेकिन जिस वक्त वो 57 में उनकी फैमिली जो थी वो पाकिस्तान में आ गए, कराची में, जबकि उनके जो ये ख़ुद जो थे वो एक साल लेट आए 58 में लेट आए, 58 में आए। और उस वक्त क्योंकि उनका वहाँ पे क्योंकि जिस स्कूल में वो पढ़ रहे थे कॉन्वेंट में, तो यहाँ पे आके उनका जो सिंध मदरसा में एडमिशन हुआ वो एक साल लेट हुआ था, तो ये 58 में हुआ था। लेकिन इनको गाने का क्योंकि शुरू से शौक़ था नदीम साहब को, नज़ीर बेग साहब इनका नाम, नदीम साहब को क्योंकि गाने का शौक़ था, तो वो उस ज़माने में 60s की बिल्कुल स्टार्ट में या 59 में या 61 में निसार बज़मी साहब से मिले। तो निसार बज़मी साहब ने उन्हें एक धुन दी। तो वो एक गाना जो था वो बाद में अनीला फिल्म में भी वो गाना शुमार हुआ, लेकिन वो नदीम साहब की आवाज़ में नहीं था, बल्कि वो मेहदी हसन साहब की आवाज़ में था, पिक्चराइज जबकि वो हुआ था नदीम साहब के ऊपर। गाने के बोल थे बहुत याद आएंगे वो दिन, बहुत तड़पाएंगे वो दिन, इस तरह। उसके बाद चूँकि इन्हें गाने का शौक़ था, फिल्मों में तो अदाकारी का शौक़ नहीं था। स्पेरा एक फ़िल्म थी, उसके लिए भी गाना जो था इन्होंने गाया था, लेकिन स्पेरा फिल्म वो कभी रिलीज़ नहीं हो सकी थी, तो जिसकी वजह से फिर इनका ये हुआ। और इनकी जिस वक्त गाने का शौक़ था इन्हें, कराची में ये अपने जो चचा थे वो उनके पास अनवर बेग जो इनके चचा थे, जो कि डॉक्टर भी थे, उनके साथ रहते थे वो। तो कुछ अर्सा ये मलीर में रहे और बाद में ये फिर नाज़माबाद में भी शिफ्ट हो गए। जो उनके चचा थे इनका क्योंकि चेस्ट का प्रॉब्लम था, इन्हें थोड़ी सी कंजेशन थी या सांस में थोड़ी सी दिक्कत होती थी। तो जिस वक्त भी ये क्योंकि इनके रिलेटिव वगैरह चटागांग में इनके वालिद साहब भी थे, वहाँ पे रहते थे, तो दादा भी, तो ये वहाँ जब जाते थे मशरक़ी पाकिस्तान में उस वक्त के, वो वहाँ पे उनकी तबीयत ठीक रहती थी। लेकिन जब कराची आते थे तो उन्हें थोड़ा सा मसला आता था, तो जिसकी वजह से अनवर बेग साहब ने, जो उनके चचा थे, उन्होंने उनसे कहा कि आप मुस्तकिल तौर पे वहीं पर रिहाइश इख्तियार कर लें। फिर इस तरह वो 63 में
जाके इन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान चले गए, वहाँ पे रहायशी इख्तियार की, वहाँ पे फिर गाने का शौक़ था। वहाँ पे कैप्टन एहतशाम साहब का एक होटल भी था स्वीट हेवन के नाम से, वहाँ पे भी वो जाते थे, लेकिन रेडियो के ऊपर भी गाने सुनते थे। फिर जब टीवी का आगाज़ हुआ तो इन्हें टीवी पे भी गाने गाने का मौका मिला। उस वक्त से फरजाना जो थी, जो बाद में इनकी मिसेस बनी, कैप्टन एहतशाम की बेटी, वो अक्सर अपने वालिद साहब से कहती थी कि ये लड़का कितना अच्छा गाता है और ये हीरो भी आ सकता है। वो इंसिस्ट करती थी, लेकिन अक्सर जब उन्हें कहा जाता था, कोई भी जाके कहता था कि आप हीरो बने, तो वो कहते थे मुझे अदाकारी का शौक़ नहीं, मुझे गाने गाने का शौक़ है। लेकिन इसके 1965 की जंग के हवाले से भी बड़ा कहा जाता कि इन्होंने रेडियो के ऊपर खूब गाने गाए थे, जंग के हवाले से जो गाने थे वो गाए थे। और फिर जब उन्हें कैप्टन एहतशाम साहब के पास ही जाते रहते थे, और एक वहाँ पे एडवर्टीज़मेंट की कंपनी थी, एडवर्टाइज़र था वो, निको एडवर्टाइज़र के नाम से वहाँ पे इन्होंने जॉब की। मशरक़ी पाकिस्तान में 500 माहाना जो थी वो इनकी तनख्वाह थी। उस तरह किस्मत देखें, फिर करते करते जिस वक्त इन्हें कैप्टन साहब ने पहले ये कहा कि हम आपसे गाना गवाएंगे चकोरी फिल्म के लिए, फिर ये हुआ कि इनको अदाकारी पे राज़ी कर लिया गया। तो इन्होंने, क्योंकि विलन का किरदार इन्हें दिया गया था, तो विलन के किरदार के लिए असली की मूछें उगाना शुरू कर दी, अपनी बढ़ाना शुरू कर दी मूछें, वो था। और लेकिन अजीम साहब के हवाले से कहा जाता है कि अजीम उसमें हीरो थे, लेकिन ये कहा जाता है कि कैप्टन एहतशाम साहब का झगड़ा हुआ था, लेट आए थे। ऐसा नहीं था, बल्कि ये हुआ ये था कि जो अजीम साहब उस वक्त हीरो थे वहाँ पे मशरक़ी पाकिस्तान में, तो वो चाहते थे कि उस फिल्म की जो हीरोइन बने वो सुजाता बने, जबकि कैप्टन एहतशाम जो थे वो शबाना को लेना चाहते थे। करते कराते ना तो सुजाता को फिर कास्ट किया गया और अजीम साहब को भी साइड पे कर दिया गया, और नदीम साहब को कहा गया कि आप हीरो हैं। तो नदीम साहब ने अपनी वो जो मुझे विलन के लिए बढ़ाई हुई थी वो उन्होंने साफ़ कर दी। इस तरीके से वो इस फिल्म में हीरो आ गए, और जिस वक्त हीरो आए तो लोगों ने उनको देखा। इनके फ़न के हवाले से हम बाद में बात करेंगे, इनकी फ़िल्मों के हवाले से भी बात करेंगे, सारा जो फ़िल्में हैं वो दूसरे उसमें करेंगे, लेकिन अभी हम उनकी जो हालात ज़िंदगी है उसके ऊपर तज़किरा करना चाहेंगे। फिर जब चकोरी जो थी वो रिलीज़ हुई, चकोरी का बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ। नदीम साहब चकोरी के रिलीज़ होने के एक माह बाद कैप्टन एहतशाम साहब के साथ ही वापस पाकिस्तान आए, और जिस वक्त वो पाकिस्तान आए तो लाहौर में पहले चकोरी कोई लेने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जिस वक्त उसको कराची में जिस टाइम उसका चर्चा हुआ तो फिर लाहौर में भी इसको रिलीज़ किया गया और उसने खूब बिज़नेस किया। और इस दौरान वो वहाँ पे एक मेरे अपने फ़िल्म थी या कौन सी थी वो, एक अगर मैं गलती पे नहीं हूँ, वहाँ पे उन्होंने साइन भी की थी मशरक़ी पाकिस्तान में। यहाँ पे आके उन्होंने नाजरीन संगदिल फ़िल्म जो थी शबाब करानवी साहब की, तो शबाब करानवी साहब जो थे वो बड़े लाहौर के माने हुए डायरेक्टर थे, उनको बड़ा क्रेडिट जाता है, उनका इतना फ़न है कि उसके ऊपर भी अलग से वीडियो बनती है। लेकिन यहाँ पे मैं एक किस्सा अगर आपको सुना दूँ, वो ये था कि शबाब करानवी साहब पैसे देने के मामलात में बहुत खरे थे। वो 8 या 9 किस्तों में पैसे देते थे, और ज़रूरी नहीं था कि वो पैसे जो हैं वो उसी वक्त दिए जाएं जब वो सेट पे आएगा, या जो एक प्री कंडीशन थी जिसको ज़रूरत होती थी तो वो पैसे पहले भी ले लिए जाते थे। उसका मिसाल के तौर पे ऐसा था कि अलाउद्दीन साहब का अगर मुआवजा था 20,000 रुपया, तो 4,000 रुपया उनको एडवांस दे दिया गया, और उसके बाद 2-2 हज़ार करके 8 लिफाफे बना के वो उनका नाम ऊपर लिख के, टोटल कास्ट लिख के, टोटल किस्तें लिख के लिफाफे के एनवेलप के ऊपर वो अलमारी में रख देते थे। जैसे जैसे फिर वो उसका काम फिल्म का आगे बढ़ता था, शूट होती थी, तो वो उनको एक एक लिफाफा करके पकड़ा देते थे। और इस तरीके से अलाउद्दीन साहब का ही बल्कि ये मानना था कि शबाब करानवी साहब एक बैंक हैं, और ये वो वाले बैंक हैं, क्योंकि उस टाइम ATM का तो ज़माना नहीं था, ये वो वाले बैंक हैं जिसको दिन में और रात में 24 घंटे में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि पैसों की जब ज़रूरत होती थी किसी को तो वो ले लेते थे, इतने खरे थे शबाब करानवी साहब। इसी तरह संगदिल में जब उन्होंने अपना मुआवजा बढ़ाया, जब संगदिल में कास्ट किया गया, यहाँ पे बल्कि मैं एक चीज़ और ऐड करता चलूँ, मेरी अक्सर गुलामुद्दीन गुलू भाई से बात होती रहती है, बड़े काइंड हैं वो बताते हैं कि जिन लोगों ने अपने आप को बड़ी खूबसूरती के साथ सेल आउट किया, बेचा, अपनी मार्केट अच्छे तरीके से लगाई, उनमें 3 बंदे हैं। एक नदीम साहब हैं, एक यूसुफ खान साहब थे, और एक शान साहब हैं। तो नदीम साहब के हवाले से वो कहते हैं, हालांकि शबाब करानवी, उनका मानना ये है कि वही शबाब करानवी साहब जिन्होंने चकोरी के हिट होने के बाद जब संगदिल में नदीम को कास्ट किया, वही हालांकि गुलामुद्दीन साहब को मेरा नाम मोहब्बत में लेके आए, लेकिन उन्होंने अपनी प्लानिंग उस तरह नहीं की थी जिस तरह नदीम साहब ने की थी। गुलामुद्दीन साहब का मानना ये है, तो जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ही बुरी फिल्में की उसके बाद उनके नज़दीक, कि जिस वक्त मेरा नाम मोहब्बत के बाद उन्हें कुछ फिल्में नहीं करनी चाहिए थी। नदीम साहब के हवाले से उनका मानना यह है कि
पता नहीं मुझे ये बात शेयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, चलो मैं पहले पूछ लेता हूँ, फिर मैं उनसे शेयर करूँ, आपसे शेयर करूँगा कि उन्होंने एक चीज़ और भी बड़ी इंपॉर्टेंट की थी, बहुत ज़बरदस्त है वो। नदीम साहब की तरफ वापस आते हैं। फिर इस तरीके से नदीम साहब जो है वो लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री पे भी आए, फिर वो वहाँ पे भी छा गए। चकोरी जो थी, चकोरी के हवाले से कुछ चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ कि चकोरी पहली फिल्म थी, कह सकते हैं जिसको बाकायदा डबिंग के साथ शूट किया गया। उससे पहले अमूमन ये होता था कि हीरो जो था वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से बोलता था। अब जहाँ रिक्वायरमेंट नहीं भी होती थी माइक की तक आवाज़ आने, ताकि आवाज़ पहुँच सके, तो वो जो लो उसमें जज्बात होते थे इमोशन के साथ, आवाज़ के साथ, वो भी ज़ोर से बोले जाते थे, तो वो उसका इम्प्रेशन या इम्पैक्ट उस तरह का नहीं आता था। चकोरी फिल्म को बाकायदा डब किया गया, और ये ट्रेंड जो शुरू किया था ये असल में दिलीप कुमार साहब ने शुरू किया था कि एक गाइड ट्रैक लगा दी जाती थी उस वक्त, जहां वो मुकालमे बोलते थे, उसको जब दोबारा देख के उसको उसके ऊपर डबिंग स्टूडियो में जाके की जाती थी, जहां पे किसी किस्म का शोर नहीं होता था, जिसे एम्बिएंट नॉइस भी कहते हैं, या जनरल साउंड के ऊपर जो चीज़ शूट होती है, जो दूसरा शोर आता है। और इसका दूसरा फ़ायदा ये था कि आप अगर लो पिच में बोल रहे हैं, जिस तरह दिलीप कुमार साहब को आप देख सकते हैं उनकी फिल्में उठा के, तो वो उसी लो पिच के अंदर ही रिकॉर्ड होती थी सारी चीज़ें, और उसका इम्पैक्ट बड़ा ज़बरदस्त आता था। चकोरी को इसी तरह शूट किया गया। चकोरी को एक क्रेडिट और भी जाता है कि वो वहाँ पे असली जो घर थे उसके वहाँ पे शूट किया गया, उसके सेट नहीं लगाए गए थे, जो 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 जहाँ जहाँ जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती थी वो उस तरह शूट किया गया। चकोरी पे में काम करने से फरजाना साहिबा के अलावा जो थे मुस्तफ़ीज़ कैप्टन एहतिशाम के भाई थे, जो जिनको नदीम साहब ने रखा भी एज ए डायरेक्टर, उन्होंने काफ़ी फिल्में भी बनाई, उन्होंने भी उनको कन्विंस किया। फिर नजमा जो थी एहतिशाम साहब की बीवी, फरजाना की वालदा और नदीम साहब की बाद में जो सास बनी, उन्होंने भी उनको कन्विंस किया, यानी पूरी फैमिली ने किया था। और मशरक़ी पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है उसमें हम वक्तन फ़क्तन बात भी करते रहते हैं कि वहाँ का, शबनम साहिबा से भी जब हमारी बात हुई थी तो अली सुबहान फाकी साहब ने भी लिखा कि वहाँ का माहौल जो था वो बहुत ही तब्दील था, कि वहाँ ये नहीं था कि आपने आज हीरो बन गए तो उन्होंने 3-4 गाड़ियाँ रखनी है, अच्छा सा बंगला ले लेना है और बड़ा अपना प्रोटोकॉल देना है और बड़ी लेट आना है, और इस तरह का कोई कल्चर नहीं था। बड़ा सादा कल्चर था वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री का। चंदा फिल्म थी, फिर ये चकोरी बनी, इसकी एक लंबी दास्तान है। लेकिन इसका फ़ायदा नदीम साहब को ये हुआ, जिस तरह मैंने बताया कि उन्होंने बड़ी सोच समझ के फिल्में की और बड़ी प्लानिंग के साथ की। उनका फ़ायदा ये हुआ उस तमाम का कि उन्होंने जो पाकिस्तान के अंदर नदीम साहब ने मुआशी ढांचा फिल्म इंडस्ट्री का जो चेंज किया, ये उनको क्रेडिट जाता है। उनको क्रेडिट किस तरह जाता है कि नदीम साहब की अपीयरेंस थोड़ी डिफरेंट थी। 1-2 हीरो के अलावा उस वक्त तक, जब तक नदीम आए, 1-2 हीरोज़ के अलावा नाम किसी का नहीं बिकता था। नदीम साहब के आने के बाद हीरो का नाम बिकना शुरू हुआ। नदीम साहब ने जो हीरो को एक मतलब है फिट करने का, या उनकी लाइफ का जो एक हीरो का जो एक इमेज दिया, वो ना सिर्फ आउटर स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आता था, बल्कि इनर फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत से लोगों ने उनको फॉलो किया, क्योंकि नदीम साहब वो थे जो उस वक्त स्टैब्लिश हीरो थे। उस वक्त अगर 10,000 या 15,000 रुपये ले रहे थे, तो नदीम साहब ने आके एकदम से 50,000 जब मुआवजा किया अपना, तो बाकी हीरो ने भी अपना मुआवजा जो था वो बढ़ा दिया। नदीम साहब जो थे उन्होंने 5 स्टार होटल का कल्चर भी उनकी तरफ से आया। फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करने का जहाज़ में वो कल्चर भी था। वो कहते थे मैंने फ़र्स्ट क्लास में सफ़र करना है, और मैंने अपना जो कल्चर है, जो अपना रहने का था, वो इंटरकॉन्टिनेंटल होटल, जो उस टाइम बड़ा 5 स्टार समझा जाता था, अभी भी है, लेकिन उसमें उनका स्टे होता था। लेकिन ये तो चीज़ें वो थी जो देखने वाले को अजीब सी लगती हैं कि मुआवजा और ये वो बला बला, लेकिन जो चीज़ें उन्होंने आके तब्दील की वो ये थी कि वो बग़ैर वो उन हीरोज़ में नहीं थे कि जान के लेट आना है, डेट आगे करवानी है, डेट के ऊपर पहुंचना नहीं है, जो तारीख दी हुई है उसके ऊपर नहीं आना। लेकिन इन्होंने बल्कि कल्चर ये आगे तब्दील किया कि उस डेट के ऊपर आते थे, और सारा कुछ करवाने अपना मनवाने के बाद इनकी तरफ से कभी प्रोड्यूसर को या डायरेक्टर को कोई शिकायत नहीं होती थी। अपने टाइम पे पहुंच के वो मेकअप के साथ पूरे टाइम पे वो वहाँ पे मौजूद होते थे। तो नदीम साहब को अली सुफ़ान फाकी साहब का अगर मैं यहाँ पे किस्सा सुना दूँ थोड़ा सा, उनको कंप्लेन ये थी कि नदीम साहब हमेशा बड़े डायरेक्टर के साथ काम करते थे, या जो बड़े नाम होते थे, जो कि किसी हद तक बाद में हम बताएंगे भी आपको, ठीक है, जिस वक्त उनकी फिल्मों पे आएंगे। लेकिन नदीम साहब को अपनी फिल्म में
एज ए डायरेक्टर जो उन्होंने बनाई थी सज़ा फिल्म, अली सुफ़ान फ़ाकी साहब ने उनको कास्ट करने की बड़ी कोशिश की। उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा किस्सा लिखा हुआ है, वो उनसे नाराज़ भी हो गए थे नदीम साहब से फिर उनका राज़ीनामा भी बाकायदा करवाया गया, लेकिन नदीम साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ उस फिल्म में काम नहीं किया था, टाल दिया था। उसकी जो भी वजह थी, अली सुफ़ान फ़ाकी साहब के लिखने में भी शायद यही है कि शायद वो उस तरह का मुआवजा या उस तरह के जो डिमांड्स थी वो शायद पूरी ना कर सकते हो, या शायद उनको ये ख़तरा हो नदीम साहब को कि शायद फिल्म चल नहीं सकेगी इस वजह से। तो जो बाजी के जो डायरेक्टर थे उनके हवाले से भी एक कंप्लेन थी, वो भी हम किसी टाइम आपको बताएंगे। लेकिन बहरहाल नदीम साहब ने आके फिल्म इंडस्ट्री की जो हैयत थी, जो हीरो की जो एक था मानना, और जो सामने इवन कॉलेज के अंदर भी मैं फिर कहता हूँ कि एक दो को छोड़ के वो कॉलेज का स्टूडेंट कम लगता था हीरो, एक दो को छोड़ के वो ज़्यादातर जो प्रिंसिपल कॉलेज का है उसका भाई लगता था या कोई उस्ताद खड़ा होता था। नदीम साहब की अपीयरेंस कुछ इस किस्म की थी कि वो उन्होंने उसको भी आके तब्दील किया। नो डाउट के शुरू में कहा गया कि जिस टाइम चकोरी रिलीज़ हुई कि बना बनाया दिलीप कुमार मिल गया है और पता नहीं ये भी है वो ब्ला ब्ला सारा कुछ वो पूरा किया। उसके ऊपर हम बाद में बात किस वक्त करेंगे। मेरे ख्याल में आज के लिए नदीम साहब के हवाले से हमने जो बात की है, अगले उसमें हम उनके फ़न के हवाले से भी बात करेंगे, और उनकी हीरोइंस, उनके डायरेक्टर के हवाले से, उनकी जुबलीज़ के हवाले से, और उनकी अदाकारी के हवाले से, कितनी कॉपी, कितनी इंस्पिरेशन, और क्या क्या कौन से किरदार खूबसूरत और कौन से में ज़रा लिमिटेड थे। आज के लिए नाज़रीन इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।